दोस्तों आपका स्वागत है एपिसोड 1002 में जो काफी ज्यादा धमाकेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अभिनव ने बिना किसी इमोशन के सामने देखते हुए कहा, बुरी खबर वाली सुनाओ। अच्छी खबरों से कोई नाता उसे ना। गहरी सांस ली और अभिनव के पास आकर बोला, बुरी खबर यह है कि वो सिंह फैमिली की गुड़िया अब सुरक्षित वापस अपने घर पहुंच चुकी है। क्या फर्क पड़ता है वो घर पहुंचे या ना, डरने पूरे पूरे परिवार को ही खत्म करने वाला हूँ। अभी का गुस्सा देखकर वो आदमी भी एक पल के लिए सहम गया। आगे बोला, इफ यू से सो। वैसे अच्छी खबर ये है कि वो किलर जिससे कल रात मेरा मुकाबला हुआ था वो अब मर चुका है। मुझे उसकी लास्ट शहर के बाहर मिली है। अभिनव शांति से बोला, एंड आई थिंक कि वो मेरी बार को झेल नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि मरने से पहले वो तुम्हारे पैरों के सच के बारे में गुड़िया को कुछ नहीं बता पाया होगा। सिंह को परिवार को अभी भी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में नहीं पता। अब उन्होंने एक ठंडी सांस ली। उसे अपने राज की फिक्र नहीं थी। उसने तो बस उस चेहरे की तलाश की जिसे उसकी दुनिया उजाड़ दी। वो बोला, रिजल्ट डर्जन मैटर, क्योंकि जिंदी गुड़िया में भी मेरे हाथों खत्म होने वाली है। हड़बड़ी में फैसला मत लो। अभिनव ने मेरी इंटेलिजेंस के हिसाब से गुड़िया को भी के प्लान के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था, ना ही उसे सिंह परिवार के उस अटैक के बारे में कोई आइडिया था। यह सुनकर अभिनव की भाई मोहे चढ़ गई। वो वाकई में अगर गुड़िया को सबके बारे में पता होता तो मेरे साथ वेगस करते नहीं फिरती। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आगे बोला, हो सकता है कि उसे कुछ पता ना हो, लेकिन डज नॉट मैटर। मैंने पहले भी कहा था, पूरा सिंह परिवार खत्म होगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मिस आदमी भारी आवाज में बोला, ये क्या पागलपन है। तुम क्या मानना चाहते हो। अभी की आंखों में एक भयानक चमक आई और वो बोला, मरना भी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपनी पत्नी और बच्चे का बदला ना ले सकूं तो मैं कभी भी एक पति और बाप कहलाने लायक नहीं रहूंगा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मैं नहीं रुकने वाला, कभी नहीं। छत पर हवा और भी ठंडी हो गई। अभिनव के चेहरे पर जो बिन बिन बेरुखी थी उसे देखकर वो आदमी भी एक पल के लिए सहम गया। उसने अनजाने में ही एक कदम पीछे हटाया और एक लंबी सांस लेकर बोला, अभिनव देखो, अभी के लिए हालत थोड़े शांत हैं, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर तुम्हें सिंह फैमिली से भिड़ना भी है तो अभी रुक जाओ। सिंह का वक्त का इंतजार करो। उस आदमी ने बहुत ही संभलकर अपनी बात रखी। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के कोनों में दबा लिया। उसने लाइटर जलाया और धुआं छोड़ते हुए आगे कहा, ये सिंह फैमिली उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। यह मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके तार तुम्हारे पास से बहुत गहरे जुड़े हैं। इतना तो तुम भी जानते हो कि उनकी ये नफरत बिना वजह पैदा नहीं हुई होगी। अभिनव की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ उस आदमी की तरफ देखा और बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वजह क्या है। अब इन्होंने चिढ़ते हुए कहा, क्या मुझे बस बदला चाहिए, चाहे फिर पूरी दुनिया में तबाही क्यों ना आए। मेरा बच्चा वो पर्स आने अपने बाप को देख रहा है। अगर उसे पता चला कि उसका बाप कायरों की तरह बैठा है तो बोलते बोलते अचानक उसका गला रोम गया। अभिनव की आवाज में एक ऐसा डिटर्मिनेशन था मानो उसने बदले की कोई कसम ली हो। मिस्टीरियस आदमी ने धुआं का एक लंबा कस लेते हुए अभिनव को गौर से देखा। अगले पल उसने ठंडी सांस भरी और मुड़ कर जाते हुए बोला, खैर मैंने हंसराज के हाथ गीता की कॉपी भिजवाई है, उसे पढ़ना। वो तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वो खजाना है जो तुम्हारी इस मेंटल बैटल को जीतने में मदद करेगा। अभी वहीं खड़ा है, उसे अंधेरे में गायब होते हुए देखता रहा। उसने अभी तक हंसराज जैसी कोई किताब नहीं मिली थी। चांद की रोशनी में अभिनव की परछाई एक भयंकर शैतान जैसी लग रही थी। वो धीरे से अपनी व्हीलचेयर मोड़ते हुए बुदबुदाया, दिल में शैतान पल रहा था हो तो कोई भला भगवान का नाम कैसे जा सकता है। ऊपर वाले ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया तो फिर मैं उसके आगे सिर झुका। काफी देर तक वो छत पर अकेला खड़ा रहा। अब जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो वो नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हंसराज अभी तक सोया नहीं था।
अभिनव के कमरे के बाहर किसी गहरी सोच में टहल रहा था और उसके हाथ में एक पैकेट था। अभिनव, वो उस आदमी ने तुम्हारे लिए भेजा था। हंसराज ने आगे बढ़कर वो पैकेट अभिनव को थमा दिया। हंसराज बात से थोड़ा हैरान था। उसे लगा था कि शायद यह सिर्फ मन को बहलाने का समय। अब इन्होंने बेपरवाही से पूछा। हंसराज ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अब इन्होंने पैकेट खोला और उसे गीता को निकालकर अपने पास रख लिया। कुछ किताबें और भी थीं जो उसने वापस हंसराज की तरफ बढ़ा दी। बस यही काफी है। अभिनव हाथ में गीता लिए बोला। हंसराज थोड़ा घबराते हुए बोला, अभिनव, उसने यह सब तुम्हारे लिए ही भेजा है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार सब देख लेनी चाहिए। हंसराज ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अभिनव ने अपना हाथ हवा में हिलाकर उसे चुप करा दिया। उसने गीता को अपने गोद में रखा और अपनी व्हील चेयर को बेडरूम के अंदर ढकेल दिया। दरवाजा बंद करने से पहले वो रुका और बोला, गीता में भी तो राज कर्मवादी फतेह फैसले और लोगों की मुझे रोकना चाहते हो। राम ऐसी दरवाजा बंद हो गया। हंसराज उस गलियारे में अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वो गहरी चिंता के साथ बोला, अभी मैं तुम्हें बस सेफ देखना चाहता हूँ। तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? उम्मीद है कि ये किताब तुम्हें अपनी जिंदगी में चल रही महाभारत को जीतने में मदद करेगी। हंसराज ने अपने हाथ में पकड़ी बाकी किताबों को देखा और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अभिनव बहुत नाजुक हालत में था। तभी उसके पीछे से एक बड़ी खराश भरी आवाज आई, छोड़ो दो उसे, उसने अपना रास्ता चुन लिया है। हंसराज बुरी तरह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही मिस्टीरियस आदमी खड़ा था। तुम यहाँ कब आए? हंसराज ने घबराते हुए पूछा। मैं तो हमेशा यही था। उस आदमी ने अभिनव के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बड़े गौर से देखा और रहस्यमय अंदाज में बोला, यह लड़का बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ये कहकर वो आदमी बड़ा कर आगे बढ़ गया, अंधेरे में गायब हो गया। हंसराज वहीं खड़ा रहा, फिर ठंडी सांस भरकर अपने कमरे में चला गया। बेडरूम के अंदर की रोशनी बहुत कम थी। अभिनव सोया नहीं था। असल में वो इतना थक गया था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठा एक एल्बम देख रहा था। उसमें अनन्या की प्रेगनेंसी के दौरान की तस्वीर थी। कहीं अनन्या मुस्कुरा रही थी तो कहीं वो दोनों साथ में आने वाले नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे थे। बार बार अनन्या के बड़े से पेट को देखकर अभिनव की आंखें भर आईं। उसके आंसू उन तस्वीरों पर मोतियों की तरह गिरने लगे। वो घोटी हुई आवाज में बोला, हुई प्रॉमिस यू मेरी छोटे एंजल, मैं पूरी सिंह फैमिली को मौत के घाट उतार दूंगा। आई फील नॉट डिसअपॉइंट यू एनी मोर। अभिनव की पूरी रात एल्बम देखते देखते गुजर गई। सुबह होने से पहले उसने वो एल्बम अच्छी तरह छिपा दी। वो नहीं चाहता था कि जब अनन्या घर वापस आए तो उसकी नजर उन यादों पर पड़े। वो उसका दर्द और नहीं बढ़ाना चाहता था। बिस्तर पर लौट कर उसे वो गीता उठाई और उसे पढ़ने लगा। कॉलेज के दिनों में उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी जिसे उसे हर तरह के लोगों से बात करने का हुनर मिला था। गीता को उसने पहले भी कई बार पढ़ा था, पर आज उसे हर शब्द का एक अलग ही मतलब समझ आ रहा था। वो उसमें इतना खो गया कि उसके मन का पुराना दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। वो उस किताब के पन्नों में डूबा रहा था। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो उसने अपनी डेली एक्सरसाइज शुरू कर दी। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, उसने खुद को मजबूर बनाना नहीं छोड़ा। वो जानता था कि अपनी जंग लड़ने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं था, शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। उसकी मसल पसीने से चमक रही थी और हर मूवमेंट में एक एक्सप्लोजन सा महसूस हो रहा था। कबीर ने बहुत केयरफुल उसका ट्रेनिंग रूटीन सेट किया था ताकि अभिनव जैसे फास्ट स्टूडेंट को भी अच्छी खासी मुश्किल महसूस हो। अभिनव ने एक लंबी सांस ली और अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। उसके जोड़ों से चटकने की आवाज आ रही थी। 2 रातों से ना तो सोने के बावजूद उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा था। वो फ्रेश हुआ और नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंच गया। वाणी ने नाश्ता तैयार कर दिया था। हंसराज और सानिया पहले से ही मेज पर बैठे थे। अभिनव, तुम इतनी जल्दी उठ गए? हंसराज ने पूछा। पूरी रात नींद नहीं आई। अभिनव ने अपना सिर हिलाया और आगे बोला, वाणी, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। मैं थोड़ा
खाकर सीधे हॉस्पिटल जाऊंगा। अनन्या के पास अभिनव के चेहरे पर जो अकेलापन और उदासी थी उसे कोई भी साफ देख सकता था। नाश्ता करने के बाद पूरी टीम हॉस्पिटल पहुंची। जब अभिनव वार्ड के अंदर गया तो अनन्या बिस्तर पर बेजान सी बैठी थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। विक्रम, राजीव और शर्मिला भी सोफे पर थके हुए बैठे थे। अंकल, आंटी, अनन्या, अब उन्होंने बहुत ही धीरे से आवाज में दी। अनन्या अपनी जगह से हिली तक नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। विक्रम और बाकी की आंखों में भी मायूसी छा गई। वाणी, सानिया, देखो बच्चों, तुम लोग ही इसे समझाओ कि हमारे साथ चले, शायद हवा बदलने से कुछ अच्छा लगे। विक्रम ने एक ठंडी सांस ली और अभिनव, शर्मिला और राजीव को लेकर बाहर निकल गया। कॉरिडोर में शर्मिला कुर्सी पर बैठकर चुपचाप अपने आंसू पहुंच रही थी। अंकल, कल रात क्या हुआ? अभिनव ने विक्रम के पास जाकर पूछा। अभिनव, कल पूरी रात अनन्या को डरावने सपने आते रहे। वह बार बार उठकर शर्मिला के गले लगकर रोने लगती। सुबह तक भी वो बिल्कुल नहीं सोई है। विक्रम की बात सुनकर अभिनव का माथा ठनका गया। इस बार अनन्या की शारीरिक और मानसिक हालत दोनों ही बहुत नाजुक थी। एक काम कीजिए, आप तीनों पूरी रात जागे हुए हैं ना, अब घर जाकर आराम कीजिए। मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, अनन्या का पूरा ख्याल रखूंगा। अब उन्होंने सीरियस होकर कहा, पर हम अनन्या को इस हाल में छोड़कर कैसे जाएं? शर्मिला सिसकते हुए बोली, आंटी, मैं हूं ना, यहाँ आप लोगों की उम्र हो रही है, इस तरह जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब उन्होंने उन्हें समझाकर घर भेज दिया। विक्रम ने जाते जाते अभिनव को बड़े गौर से देखा और पूछा, तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए हैं, यहाँ तक कि पुराने दोस्तों से भी मदद मांगी, पर इस सिंह फैमिली का कोई क्लू नहीं मिला रहा। की बात सुनकर अभिनव हैरान रह गया। विक्रम का बिजनेस एम्पायर पूरे यूरोप में फैला हुआ था, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब था कि दुश्मन बहुत ही शातिर तरीके से छिपा हुआ था। मैंने भी हंसराज को काम पर लगाया हुआ है, अभिनव ने उदासी से कहा। उसने तुरंत वार्ड का दरवाजा खोला और हंसराज को बाहर बुलाया। हंसराज के चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। वो अभिनव और विक्रम की नजरों से बच रहा था। वो बड़ी हिचकी के साथ बोला, अभिनव, मुझे लगता है कि फिलहाल हमें यह प्लान उस फोन कर देना चाहिए। डू यू मीन? अभिनव और विक्रम दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा रहा था। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि हंसराज ऐसी बात क्यों कर रहा है। हंसराज उनका गुस्सा भाग गया और बोला, दरअसल ये दामोदर सर का ऑर्डर है, वो खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अपने गुस्से को शांत रखो और कोई भी कदम ना उठाओ। हंसराज की बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक कड़वी हंसी छा गई। वो एक ठंडे लहजे में बोला, खुद को शांत रखो। उन्होंने कुछ वक्त भी अपना गुस्सा शांत रखा है था। जब मैं सड़कों पर अनाथ घूम रहा था, जब मेरे पापा को घर से निकाल दिया गया था और जब शेखर मेरे गले पर छुरी घुमाने वाला था, तब भी वो शांत थे। उन्होंने क्या लगता है कि मैं भी उनकी तरह अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को लिए बेरुखा हो जाऊं? अभिनव की आवाज में वो कड़वाहट थी जो सीधे दिल में चुभ रही थी। हंसराज और राज, दामोदर जी का क्या मतलब है? अनन्या उनकी बहू है और वो बच्चा उनके अपने पोते जैसा ही था। विक्रम ने गुस्से में पूछा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े हादसे के बाद भी दामोदर पीछे हटने की बात कैसे कर सकता था। अब आगे क्या होगा? क्या वो दामोदर के खिलाफ बगावत कर देगा? क्या भी अभिनव और विक्रम मिलकर अकेले ही सिंह परिवार पर अटैक कर देंगे? आखिर क्यों हर कोई अभिनव को रोकने की कोशिश कर रहा है? क्या सिंह परिवार के पीछे की सच्चाई जानने के लिए सुनते रहिए आगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।